बेटा इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड का स्टडी किया था। अब आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके हायर परचेस सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड ब्रांच अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हायर परचेस सिस्टम। देखिए, सेल्स प्रमोशन के लिए कोई भी कंपनी या फर्म बहुत सारे टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं। अलग अलग जो कंपनीज होते हैं उनका या फर्म होते हैं उनका एक टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो सेल करें और मोर एंड लेस प्रॉफिट अर्न करें। तो इसके लिए सभी कंपनी और फर्म अपना जो प्लान होता है, व्यू होता है, वो प्रिपेयर करते हैं। तो उसी में हमारा ये एक मेथड आजकल जो बहुत सक्सेस है, हायर परचेस सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो इसमें दोनों को बेनिफिट होती है। एक होता है आपका वेंडर और नंबर सेकंड होता है परचेसर। तो देखिए, अगर आप कैश सेल्स करते हैं तो कैश सेल्स करते हैं तो आपके पास जो स्टॉक होता है उसका क्लियरेंस ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि आज लोगों के पास पैसे नहीं है ज़्यादा, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो कंपनी होती है या फर्म होते हैं, वो यहाँ पर एक ऐसा टेक्निक अडॉप्ट किए हैं कि उस टेक्निक के थ्रू उनका भी, वेंडर का भी सेल होता रहे और जो परचेसर है उसको भी इजी पेमेंट पे जो भी चीज़ें वो खरीदना चाहता है मार्केट से, तो वो चीज़ें उसके पास अवेलेबल हो जाए। तो इसमें ये हायर परचेस सिस्टम का अडॉप्ट हुआ है। तो हायर परचेस सिस्टम में हम क्या करते हैं, कोई भी मान लीजिए एक बाइक खरीदनी है आपको 80,000 रुपीज़ का। तो 80,000 रुपीज़ का बाइक खरीदने पर अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो कैश में परचेस करेगा या क्रेडिट में। तो खुली जब कैश में परचेस करेगा तो उसके कंज्यूमर बहुत कम होंगे, उसको खरीदार बहुत कम होंगे, और जब उसको आप क्रेडिट में फैसिलिटी दे देंगे तो उसमें आपको लॉस होगा, क्योंकि जो परचेसर है वो परचेस तो कर लेंगे और परचेस करने के बाद फिर पेमेंट में दिक्कत करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह के एक कैश और क्रेडिट दोनों को कंबाइन करते हुए हमने यहाँ पर हायर परचेस सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। तो हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है कि जो कास्ट होती है, तो कास्ट का कुछ पेमेंट, कुछ पोर्शन जैसे 10% या 15% वो कैश में ले लेते हैं, जिसको आप डाउन पेमेंट करते हैं। ये होता है आपका डीपी। और डीपी के बाद जो बैलेंस अमाउंट होता है, उस बैलेंस अमाउंट को पूछा जाता है परचेसर से कि वो कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो जितने इंस्टॉलमेंट में वो अपनी सहमति देते हैं, तो उतने इंस्टॉलमेंट में फिर उसका जो बैलेंस पोर्शन है वो उनसे ले लिया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 20,000 रुपीज़ का डीपी होता है। तो 20,000 डीपी होने पर पेमेंट बच गया 60,000। तो 60,000 को अगर आप 1 ईयर में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, तो इससे आपको 5,000 रुपीज़ आपको मंथली उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो पेमेंट करना होता है। तो बहुत इजी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 80,000 रुपीज़ के कास्ट का जो परचेस है बाइक का, वो बहुत इजी आपने कर लिया है ना। कुछ अमाउंट आपने डाउन पेमेंट दिया और डाउन पेमेंट देने के बाद बहुत ही नॉमिनल उसका जो इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट आप देते हैं और इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसका जो कास्ट है वो कवर हो जाता है, और उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है कि जो परचेसर होते हैं और वेंडर होते हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न में एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में सब बातें मेंशन होती हैं कि उसका कास्ट क्या होगा, उसका जो हायर परचेस प्राइस है वो क्या होगा, उसका कैश प्राइस क्या है, उसकी इंस्टॉलमेंट कितने कितने की होगी, कितने पीरियड के लिए आप यहाँ पर लोन फाइनेंस करा सकते हैं, उसका डाउन पेमेंट क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जितनी भी रिलेटेड बातें होती हैं सभी बातें यहाँ पर हायर परचेस सिस्टम के एग्रीमेंट में मेंशन होती हैं। और मेंशन करने के बाद ये दोनों इसमें साइन कर लेते हैं, परचेसर भी साइन करता है और वेंडर भी साइन करता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये जो टर्म एंड कंडीशन रहते हैं उस टर्म एंड कंडीशन को दोनों फुलफिल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही वो डाउन पेमेंट देता है, कौन, परचेसर जब डाउन पेमेंट देता है, तो परचेसर जब डाउन पेमेंट करता है तो तुरंत उसको जो क्या जो भी चीज़ें वो खरीदता है ना, जैसे फ्रिज खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदता है, या बाइक खरीदता है, टीवी खरीदता है, स्मार्ट टीवी,
तो कोई भी चीज़ वो परचेस करता है तो उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब वो डाउन पेमेंट करके घर ले जाता है, उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जैसे ड्यूज उसके होते जाते हैं उसके बाद फिर वो अपना पेमेंट करते चले जाता है ना। तो ये जो परचेसर है ये अगर पूरा अपना डाउन पेमेंट और जितने भी इंस्टॉलमेंट है इसका पेमेंट कर देता है तो उस कंडीशन पे एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही पेमेंट होता है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने पर तुरंत एग्रीमेंट हो जो अपने वो रहते हैं प्रपोजल रहते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि परचेसर अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करने पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी जैसे इसने बाइक लिया हुआ है तो बाइक लिए होने पर उस बाइक को मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट दिया 5000 के इक्वल, तो 20,000 पेड किया और प्लस डीपी दिया 20,000। उसके बाद आगे का पेमेंट ये नहीं करता है। तो जब आगे का पेमेंट नहीं करता है तो फिर क्या करता है इसमें वेंडर को फिर ये राइट्स होते हैं कि वो जाकर परचेसर से जो भी चीज़ें उसने खरीदी हुई है उसको वो जब्त कर ले, है ना, प्रॉफिट कर लेता है उसको। तो ये जो परचेसर को जो चीज़ें दिए रहता है बेचे रहता है सेल किए रहता है वो यहाँ पर वेंडर उसको जाकर ले लेता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जितनी अमाउंट यहाँ पर परचेसर ने पेमेंट किया क्या वो वेंडर रिटर्न करता है? तो बिल्कुल वेंडर इसको रिटर्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर उस चीज का उसने यूज कर लिया है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि 4 मंथ उसने लगातार इस बाइक का यूज किया है तो उसको क्या करते हैं जितने अमाउंट यहाँ पर परचेसर के द्वारा पेमेंट किया जाता है उस अमाउंट को वेंडर जब्त कर लेता है, उसको रिटर्न नहीं करता और इसको उस पीरियड का क्या मानते हैं रेंट मान लिया जाता है ना। तो इसको उसका हायर मान लेते हैं। तो इसी कारण से इस मेथड को हायर परचेज सिस्टम कहा जाता है। ठीक, सबसे पहले उसकी मीनिंग में आपने क्या देखा कि मीनिंग में ये देखा कि जो वेंडर होते हैं और परचेसर होते हैं इनके बीच में एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों अपने टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं और एग्रीमेंट कंप्लीट होता है ना। अगर परचेसर अपने सारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देता है तो सारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने पर यहाँ पर फिर जो ट्रांजैक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज अगर परचेसर अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता 2-3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करता है उसके बाद मना कर देता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उस कंडीशन पे फिर जितने इंस्टॉलमेंट को पेमेंट किए रहता है या डाउन पेमेंट दिए रहता है उसको उस पीरियड का रेंट मान लिया जाता है। तो इसके कारण से इस मेथड को हम हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हायर परचेज सिस्टम में बेसिकली 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका एनालिसिस टेबल बनाना और नंबर सेकंड होता है उनका अकाउंटिंग करना। तो नंबर फर्स्ट है इसका एनालिसिस टेबल और नंबर सेकंड है इसका अकाउंटिंग। तो देखिए हायर परचेज सिस्टम में अगर आपको उसका एनालिसिस टेबल समझ में आ गया तो एनालिसिस टेबल समझ में आने पर उसका जो अकाउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा इजी है ना। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि एनालिसिस टेबल किस तरह से बनता है, उनके कैलकुलेशन किस तरह से आप एनालिसिस टेबल में करते हैं। तो इस बात को आज के लेक्चर में हम देखेंगे एनालिसिस टेबल कैसे प्रिपेयर होता है। तो हायर परचेज सिस्टम में देखिए यहाँ पर जो हायर परचेज सिस्टम होता है उसमें एनालिसिस टेबल हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये होता है आपका हायर परचेज प्राइस और ये होता है आपका केस प्राइस। तो यहाँ पर जो पेमेंट की फैसिलिटी यहाँ पर वेंडर देता है अपने परचेसर को, तो वो जो पेमेंट विथहेल्ड करता है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है ना। मतलब ये नहीं होता कि जो अमाउंट है जो कास्ट है उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, ठीक, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी होता है ना। अब वो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा वो टर्म कंडीशन में मेंशन रहता है। तो हायर परचेज प्राइस में से आप केस प्राइस को माइनस करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो हायर परचेज प्राइस में केस प्राइस को माइनस करने से आपको इंटरेस्ट मिलता है और इसी इंटरेस्ट को आपको जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं उनमें आपको ऐड करना होता है। तो इसको किस तरह से इंटरेस्ट को आप चार्ज करते हैं, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में अलग अलग इंटरेस्ट आपके इंक्लूड होते हैं।
तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो प्रोसीजर ये होता है कि जैसे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट देते हैं, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट देते हैं और फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट देते हैं। एवरी क्वार्टरली आप ये इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आप, है ना? तो ये 10,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट है। तो 10,000 के इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पेमेंट करेंगे तो उस समय आप देखते हैं कि टोटल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 40,000। तो आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 40,000 पर होगा, क्योंकि बैलेंस अमाउंट इसका 40,000 है। तो 40,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा 3%, 4%, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्लूड करके आप उसका इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, है ना? तो ये केस प्राइस आप इंस्टॉलमेंट होता है प्लस इंटरेस्ट आप इसमें ऐड करते हैं, तो इससे आपका इंस्टॉलमेंट बनता है। ठीक है, तो केस प्राइस आप इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट बनता है। ये इंटरेस्ट को ऐड करना होता है ना? तो इंटरेस्ट को आप इस तरह से ऐड करते हैं। उसके बाद जब सेकंड में जाएंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा, तो आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो होगी 30,000। तो 30,000 पर अब आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, उस इंटरेस्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे और उसके बाद फिर ये इंस्टॉलमेंट बनेगा। इसके बाद आप थर्ड में पहुंचते हैं, तो फिर से आपका 10,000 रुपीज रिड्यूस हो जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट है वो हो जाएगा 20,000, और 20,000 पर आप यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उसके बाद देन आपका इंस्टॉलमेंट फिक्स होगा। इसके बाद आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट में पहुंचते हैं, तो उस समय आपके पास जो बैलेंस अमाउंट है 10,000 रहती है, तो उसमें आप अपने इंटरेस्ट ऐड करते हैं और उससे इंस्टॉलमेंट सेट हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, तो प्रैक्टिकली देखने पर आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट बड़ी होती है, सेकंड में कंपैरिजन टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद थर्ड में जाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में आपका जो इंटरेस्ट की अमाउंट है और कम हो जाता है, और फोर्थ में देखते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट की अमाउंट होता है वो और भी कम हो जाता है ना? तो इस तरह से आपके जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं उसमें फर्स्ट में आपका इंटरेस्ट एक्सेस होगा कंपैरिजन टू सेकंड, और सेकंड में आप देखेंगे कि थर्ड से आपका जो इंटरेस्ट होगा वो कंपैरिजन टू थर्ड यहाँ पर एक्सेस होगा। ठीक, तो जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं वो सारे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट आपकी इंक्लूड होती है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकंड इंस्टॉलमेंट में, थर्ड इंस्टॉलमेंट में, फोर्थ इंस्टॉलमेंट और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में, इस तरह से जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं उनमें पहले, दूसरे, तीसरे में जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है ना? तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहा है। तो उसके लिए एनालिसिस टेबल है, एनालिसिस टेबल में आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट की अमाउंट को निकालते हैं, तो ये देखते हैं हम एनालिसिस टेबल में कॉलम्स कैसे बनेंगे। ये होता है पीरियड का, ये होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का, ये होता है आपका इंटरेस्ट का, ये होता है आपका केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट का, और ये होता है आपका इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना? तो ये 5 कॉलम्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका पीरियड है, नंबर सेकंड में आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, नंबर थर्ड में आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट की अमाउंट जो कैलकुलेट होती है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के कॉलम में, उसको यहाँ पर लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है। देन केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है और उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट होता है। तो ये इंस्टॉलमेंट होता है, इंटरेस्ट प्लस केस प्राइस आप इंस्टॉलमेंट करते हैं, तो इससे आपको इंस्टॉलमेंट मिलता है ना? तो ये कॉलम हमारे इस तरह से मेंटेन होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, एक इलिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। इस इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चन में 37,250 रुपीज ये इसका केस प्राइस दिया गया है, और इसमें बता रहा है कि एग्रीमेंट हुआ है 1 जनवरी 2000
11। तो 1 जनवरी 2011 को जो केस प्राइस आप मशीन दी गई है 37,250, इसमें सेम डेट पर 10,000 रुपीज आपने क्या किया, डाउन पेमेंट दिया है। तो ये 1 जनवरी 2011 को यहाँ पर आप 10,000 रुपीज मेंशन कर लेंगे और यहाँ पर पीछे लिखेंगे, मेंशन करेंगे डीपी, और इस डीपी के अमाउंट को केस प्राइस आप इंस्टॉलमेंट एंड इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। तो जो डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, तो उसके कारण से इसको केस प्राइस आप इंस्टॉलमेंट एंड इंस्टॉलमेंट में इस अमाउंट को मेंशन कर देंगे। इससे आपका जो टोटल हायर परचेज प्राइस है एंड टोटल केस प्राइस है वो एग्जैक्ट निकलता है। तो ध्यान देंगे, जो डाउन पेमेंट होगा, डाउन पेमेंट को केस प्राइस आप इंस्टॉलमेंट एंड इंस्टॉलमेंट के कॉलम में इंक्लूड करना है, शो करना है उसको। इसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है ये 27,250 रुपीज है। अब एवरी ईयर 31 दिसंबर को आप इसमें इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है ये दी गई है इसमें कि आपको 5% इंटरेस्ट चार्ज करके उसका इंस्टॉलमेंट देना है, और ये इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है ₹10,000 है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज दिया गया। तो 27,250 का 5% निकालेंगे और ये 5% आएगा 1362.50, 1363 कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो अमाउंट है वो 0.5 में आया है, तो 0.5 को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 1,363 रुपीज हो गया। अब 10,000 रुपीज इसका इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट को मेंशन कर लेंगे इंस्टॉलमेंट के कॉलम में, और इंस्टॉलमेंट से आप जब इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो इससे आपको केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। तो ये अमाउंट हो जाएगा 8,637 रुपीज। ठीक है, अब जो केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट है इसको आपको यहाँ पर माइनस करना है। 8,637 को माइनस करने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए 31 दिसंबर 2011 को किया। अब इससे इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आपके पास बच जाएंगे 18,613 रुपीज। अब इसका 5% निकालेंगे, ये आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 31 दिसंबर 2012 को, और 18,613 पर जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 930। तो 930 ये इंटरेस्ट यहाँ पर शो कर लेंगे 930। अब 10,000 का इंस्टॉलमेंट है, 10,000 की इंस्टॉलमेंट से 930 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 9,070। अब 9,070 को माइनस करेंगे तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए आपको केस प्राइस मिल जाएगी 31 दिसंबर 2013 को 9,500 9,543। मिटा दें इसको। 9,543 रुपीज बचा। अब 9,543 को
आप देखते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट है 10,000 का है, तो 10,000 के इंस्टॉलमेंट में 9,543 केस प्राइस आप इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, और 10,000 से इसको माइनस करेंगे तो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट इसमें मिल जाएगी 457 रुपीज। ये तो इस तरह से 9,543 मेंशन करके यहां पर आप इसको क्लोज कर लेंगे, और ये जो इंस्टॉलमेंट है लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया। अब इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल करने पर 1 2 3 4 ये 40,000 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल है ये 37,250 इसका टोटल आएगा। और जो इंटरेस्ट है इसको 40,000 से इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से इधर से टोटल करके भी निकाल सकते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, 5, 2750 ये टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा। टोटल केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 37,250 रुपीज, एंड टोटल हायर परचेज प्राइस हो जाएगी आपकी 40,000। ठीक है बेटा, तो एक बार रिवाइज फिर से करा दूं इसको। देखिए, जब एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो एनालिसिस टेबल में सबसे पहले जो केस प्राइस ऑफ एसेट्स होती है इसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। डेट ऑफ एग्रीमेंट मेंशन करेंगे, एग्रीमेंट की डेट मेंशन करने के बाद सेम डे पे आपका डीपी होता है, तो डीपी को आप इससे केस प्राइस ऑफ एसेट से माइनस कर लेते हैं, इससे आपको बैलेंस अमाउंट मिलती है। इस बैलेंस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट भी दिया जाता है और इंस्टॉलमेंट भी दिया जाता है, दोनों बातें अलग अलग होती है ना। ये जो 37,250 है उसका अगर इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दिया गया है तो इसका मतलब इंटरेस्ट में ये इंक्लूड होकर उसका इंस्टॉलमेंट सेट होगा, और अगर इंस्टॉलमेंट दिया गया तो इंस्टॉलमेंट से फिर आप इंटरेस्ट को माइनस करके केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, जो कि हमने पैटर्न में लिया हुआ है। तो 27,250 का 5% निकाले, 1363 ये इंटरेस्ट आया। क्योंकि 10,000 इंस्टॉलमेंट दिया गया है, हायर परचेस प्राइस का इंस्टॉलमेंट दिया गया है, तो 10,000 से 1363 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8637, और उसके बाद इसको इससे माइनस करने पर फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी जो 31 दिसंबर 2012 को आपको पे करनी है। तो 18,613 का 5% निकालेंगे आएगा 930, और 10,000 से इसको माइनस करेंगे तो 9,070 रुपीज उसका केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट में पहुंच जाएंगे तो इसको 18,630 से 13 से 9,070 को माइनस करने पर 9,543 आएगा। क्योंकि अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ये सीधे तौर पे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी गई है और केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट निकल गया, तो इंस्टॉलमेंट माइनस केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट करने से आपको इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाती है। एक बार आप इधर से प्रोसीजर लगाए, एक बार इधर से प्रोसीजर लगाए, है ना। तो इस तरह से आप 457 का इंटरेस्ट निकालने के बाद अब इसका टोटल कर लेंगे तीनों कॉलम का। तो टोटल करने पर जो ये लास्ट वाला कॉलम है इससे आपको हायर परचेस प्राइस मिल जाएगी। हायर परचेस प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट होता है। केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट वो होता है जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होती है केस प्राइस का, बट इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, और ये इंटरेस्ट की अमाउंट होती है जो एवरी केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड करके आपको इंस्टॉलमेंट बनाना होता है ना। तो ये पैटर्न हमारा रहेगा एनालिसिस टेबल का। अब जब नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें फिर से एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे, और उसके बाद फिर उसके जो अकाउंटिंग स्टेप है इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट